साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी अंतिम क्लास में हम लोग समास पे चर्चा कर रहे थे। अपनी उसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अपनी आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग समास। तो मित्रों, अपनी अंतिम कक्षा में हम लोगों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास का एक तुलनात्मक अध्ययन कर लिया था और उसकी पहचान हम लोगों ने पहचान ली थी कि पेपर में यदि हम लोगों के सामने कोई क्वेश्चन उससे संबंधित आता है तो हम उसे किस प्रकार से उसका आंसर प्राप्त करेंगे। और उसी के संदर्भ में हम लोगों ने बहुब्रीहि समास का भी अध्ययन कर लिया था, क्योंकि क्या होता है कि द्विगु समास और कर्मधारय समास के कई उदाहरण ऐसे होते हैं जो दिखते तो उनकी तरह हैं, परंतु उनमें पाया क्या जाता है, बहुब्रीहि समास पाया जाता है। ठीक है ना। या हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो हमें कैसे प्रतीत होते हैं, कर्मधारय या द्विगु समास की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन वो किसके उदाहरण होते हैं, बहुब्रीहि समास के होते हैं। तो हम लोगों ने एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप से उसको जान लिया था और जान लिया था कि कब किसी दिए गए उदाहरण में हमारा कर्मधारय समास होगा या कब किसी उदाहरण में बहुब्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बहुब्रीहि समास को भी लगभग जान चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हमारे बहुब्रीहि समास से हैं उसी को लेकर के आज हम बहुब्रीहि समास से अपनी चर्चा का प्रारंभ करते हैं। तो आइए चलिए मित्रों, हम लोग बहुब्रीहि समास से आज अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो एक रिवीजन के तौर पे हम लोग जान लें कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि परिभाषा के तौर पे अगर हम लोग जाते हैं तो कर्मधारय समास की जब हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा सामासिक पद जिसका पहला पद क्या हो, विशेषण हो, और या एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है, एक पद विशेषण या दूसरा पद विशेष्य हो, या दूसरे अर्थों में हम कहें कि एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान का हो। और दूसरी इसकी शर्त क्या थी कि कर्मधारय समास जब होगा जबकि वह सामासिक पद या समस्त पद कैसा अर्थ दे रहा होगा, सामान्य अर्थ दे रहा होगा। तो यदि सामान्य अर्थ दे रहा होगा तो वो समास हमारा कैसा होगा, वो समास हमारा कर्मधारय समास होगा। और यदि यही शर्तों के साथ उसका अर्थ हमें कैसा विशेष मिल रहा होगा तो दिया गया समास हमारा बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, तो इस चर्चा को हम लोगों ने किया था। इसी प्रकार से हम लोगों ने द्विगु समास को भी देखा था कि पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य का हो। ठीक है, और दूसरी शर्त उसकी थी कि अगर अर्थ सामान्य मिलेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा हमारा, और यदि अर्थ विशेष मिलेगा तो उस स्थिति में परिस्थिति में हमारे जो समास होगा वो बहुब्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो उदाहरण थे उसको पहचानना सीख लिया था। अब मोटी मोटी बात आती है कि परिभाषा के संदर्भ में हम लोग इसको कैसे जानेंगे, क्योंकि हमने कई बार आपसे चर्चा, जब हमने अपनी चर्चा का प्रारंभ किया था तब भी आपके सामने इस बात को रखा था कि पेपर में जो प्रश्न होता है वो सीधे परिभाषा से ही पूछ देता आपको, और कई बार बहुब्रीहि समास की परिभाषा ही प्रश्न के रूप में पूछी गई है। ठीक है, तो आइए उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं और एक दो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे, पहचानेंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो मित्रों, इसकी परिभाषा क्या होती है वो आप लोग लिख ले। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है कि वह सामासिक पद जिसमें
समास में प्रयुक्त पद प्रधान नहीं होते अथवा जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वह समास हमारा मित्रों कौन सा कहलाता है? बहुब्रीहि। अब देखिए इसी परिभाषा से ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो या वह समास जिसका कोई अन्य पद प्रधान हो, कौन सा समास होता है? और आपके सामने 4 विकल्प होते हैं, तो उसमें से आपको एक विकल्प का चयन करना होता है। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है बहुब्रीहि समास का, कि जिसका कोई कौन सा पद? जिस समास का कोई अन्य पद प्रधान हो या फिर जिस समास में प्रयुक्त पद प्रधान ना हो, कोई पद प्रधान ना हो, जिसमें समास में प्रयुक्त पद प्रधान ना हो, वह समास आपका कौन सा कहलाएगा? बहुब्रीहि समास कहलाएगा। मित्रों कौन सा कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। और इसको पहचानने को हम लोग देख चुके थे। अब कुछ तथ्य इसके हम लोग देख लेते हैं, कुछ तथ्य इसके देख लेते हैं हम लोग। वो क्या कहते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी अपने अंतिम टर्न पे, वीणा पाणी, ठीक है ना? तो देखिए वीणा पाणी में आपके कौन कौन से 2 पद प्रयुक्त हो रहे हैं? एक पद है आपका वीणा और दूसरा पद है आपका पाणी। तो इन 2 पदों से मिलकर के हमारा एक सामासिक पद बनना है वीणा पाणी, ठीक है? जिसका अर्थ हमें क्या मिल रहा है? इसका अर्थ देखिए क्या होना चाहिए? हाथ में है जिसके वीणा, हाथ में है जिसके वीणा, अर्थात वो कौन हो जाता है? सरस्वती हो जाती है। यानी यहां पे इसका अर्थ क्या मिल जाता है? एक विशेष अर्थ मिल जाता है, जिस कारण यहां पे समास आपका कौन सा हो जाता है? जिस कारण यहां पे आपका समास हो जाता है बहुब्रीहि समास। ठीक है मित्रों, कुछ प्रमुख तथ्य इसके होते हैं जिनको हम लोग पहचानते हैं, उस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे। तो देखिए नोट डाल करके आप लिख लीजिए, इसका एक प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है। वो बिंदु क्या होता है कि प्रायः योग रूढ़ प्रकृति के शब्द, प्रायः योग रूढ़ प्रकृति के जो शब्द होते हैं वह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए ये योग रूढ़ प्रकृति क्या होता है? तो मित्रों जब हम लोग शब्द के चैप्टर को अपने पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि शब्दों का विभाजन जो है वो विभिन्न प्रकार से किया जाता है। तो उसी में विभाजन का एक प्रकार हमारा होता है उत्पत्ति, रचना एवं बनावट के आधार पे। एक प्रकार हमारा कौन सा होता है? रचना एवं बनावट के आधार पे। तो वहां पे हम लोग देखते हैं रचना और बनावट के आधार पर, ये शब्दों का टॉपिक है आपका, एक इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते ताकि हम लोग जान जाएं क्या होता है ये। तो रचना और बनावट के आधार पे शब्दों का जो विभाजन है मित्रों वो 3 प्रकार से किया जाता है। 3 प्रकार से किया जाता है। उसमें एक शब्द होता है रूढ़ि शब्द, रूढ़ि शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द, रचना एवं बनावट के आधार पे।
तो ये 3 प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है। तो उसी में से एक आपका प्रकार होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ का शब्द क्या होता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों का क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक है, अब रूढ़ के साथ यहां पे क्या आ सकता है, हो सकता है एक यौगिक या एक रूढ़ शब्द को भी हम लोग ले सकते हैं। तो 2 शब्दों का योग करते हैं। तो जब योग करते हैं तो देखिए समास की परिभाषा भी यही कहती है कि समास की परिभाषा क्या कहती है कि इसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों को क्या करते हैं हम लोग, 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों को आपस में मिलाते हैं और एक नया सामासिक पद हमें प्राप्त होता है। तो यही परिभाषा हमारी योग रूढ़ में इस तरीके से कहती है कि जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को, कैसे, रूढ़ अथवा यौगिक शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो उनके मेल से हमें एक ऐसा शब्द प्राप्त होता है जिसका अर्थ क्या होता है, भिन्न होता है। जो इन शब्दों के अर्थ से भिन्न होता है वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, योग रूढ़ कहलाता है। और देखिए इसकी परिभाषा भी हमारी यही कह रही है बहुब्री समास की, कि यहां समास में जो पद प्रयुक्त होते हैं, यानी सामासिक पद, दोनों पदों के मिलने से जो पद बनता है, तो वहां पे क्या होता है कि कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। सामासिक पद जो निर्मित होता है वो किसी अन्य को निरूपित करता है, तो वह समास हमारा कौन सा कहलाता है, बहुब्री समास कहलाता है। तो इस प्रकार से मित्रों आप ये ध्यान रखिएगा कि योग रूढ़ प्रकृति के जो शब्द होंगे, योग रूढ़ प्रकृति के जो शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत जाएंगे, वो आपके जाएंगे किसके अंतर्गत, बहुब्री समास के अंतर्गत। ठीक है, अब इसी को देख लीजिए, जैसे वीणा पानी है, तो देखिए एक अर्थ इसका वीणा मिल रहा था, एक अर्थ पानी मिल रहा था, एक अर्थ पानी मिल रहा था, लेकिन जब दोनों को हमने मिलाया तो वीणा पानी के अर्थ में हमें किसका अर्थ मिला, वीणा पानी के हमें रूप में मिला सरस्वती, यानी वीणा पानी जो है वो पर्यायवाची किसका हो गया, वो सरस्वती का पर्यायवाची हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम एक चीज ये भी याद रख सकते हैं कि प्रायः जो पर्यायवाची शब्द हो, एक चीज यहां पे और लिख लीजिए, देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आया कि प्रायः जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, कैसे शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, प्रायः जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। यानी आपको अगर किसी शब्द का पर्यायवाची मिल रहा है, उस शब्द का पर्यायवाची मिल रहा है, तो वो शब्द आपका किसके अंतर्गत चला जाएगा, वो शब्द आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा। किसके अंतर्गत चला जाएगा, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल आपके सामने कई बार पूछा जाता है, जैसे जलज, जलज। अब जलज को हम लोग देखते हैं, देखिए जलज को हम लोग देखते हैं, तो जलज को जब हम लोग देखते हैं तो जलज का मतलब देखिए क्या हुआ, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसका मूल शब्द हमारा जल है और इसमें एक आगे प्रत्यय लगा हुआ है जा। इस प्रत्यय के फलस्वरूप इसमें क्या बनना चाहिए, यह प्रत्यय का अर्थ होता है आपका, जा का मतलब जन्म लेने वाला। अब देखिए जल में जन्म लेने वाला, ठीक है, जल में जन्म लेने वाला, तो देखिए जल में जन्म लेने वाले तो बहुत सी चीजें होती हैं। जल में देखिए हमारी मछली भी रहती है, उसका जन्म भी जल में ही होता है। ठीक, सिंघाड़ा होता है, ठीक है, जलकुंभी होती है, बहुत से जली जीव जंतु हैं जिनका जल में क्या होता है, पूरा एक जल मंडल है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव पाए हैं। लेकिन क्या हम सभी को जलज बोलते हैं, नहीं बोलते, नहीं बोलते। जलज हम बोलते हैं किसको है मित्रों, जलज हम बोलते हैं कमल को। किसको बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। तो देखिए जलज कैसा शब्द हो गया, जलज का पर्यायवाची मिला कमल, कमल इसका एक पर्यायवाची हमें मिला। अब यहां पे देख लीजिए जलज के जितने भी मतलब यानी कमल के जितने भी पर्यायवाची होंगे, चाहे वो जलज हो, चाहे पंकज हो, चाहे सरोज हो, ठीक है ना, चाहे अंबुज हो, वो सारे ही पर्यायवाची आपके किसमें चले जाएंगे, सारे ही चले जाएंगे समास के अंतर्गत बहुब्रीहि समास में। किसके अंतर्गत चले जाएंगे, बहुब्रीहि समास में। दो पॉइंट आपके सामने महत्वपूर्ण हो गए। कौन सा, कि योग रूढ़ प्रकृति के जो शब्द होते हैं, कैसे, योग रूढ़ प्रकृति के जो शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत जाएंगे मित्रों, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने निकल के आया कि प्रायः ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई पर्यायवाची हमें मिले, जिसका हमें कोई ना कोई पर्यायवाची प्राप्त होता हो, तो ऐसे शब्द भी हमारे किसके अंतर्गत जाएंगे, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाएंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखते हैं मित्रों। यह पॉइंट क्या है
कि हम लोग उपसर्गों की चर्चा करते हैं। हम लोग किसकी चर्चा करते हैं? उपसर्गों की चर्चा करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि सा उपसर्ग से बने हुए शब्द, सा उपसर्ग, ठीक है, सा उपसर्ग से बने शब्द प्रायः किसके अंतर्गत होते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होते हैं। किसके अंतर्गत होते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होते हैं, ठीक है ना। सा उपसर्ग। अब देखिए सा उपसर्ग के शब्द आपके कैसे आ सकते हैं? जैसे सहित, सपरिवार, सपरिवार, सदयता, सदयता आदि, ठीक है ना। अब देखिए ये यहां उपसर्ग में क्या है? यहां उपसर्ग में सहित में क्या? एक उपसर्ग सा लगा और मूल शब्द हा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सा उपसर्ग से जो बने हुए शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत चले जाएंगे? वो आपके सारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चले जाएंगे। किसके अंतर्गत चले जाएंगे? बहुब्रीहि। तो एक तो हम लोगों ने चर्चा की थी तुलनात्मक रूप से कि कुछ एग्जाम्पल जो प्रतीत होते हैं किसके? कर्मधारय और द्विगु के, लेकिन वो किसके अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। कब? जब उनका अर्थ कैसा मिलता है? विशेष अर्थ मिलता है। और तीन महत्वपूर्ण पॉइंट अभी हम लोगों ने जिस पे चर्चा की वो क्या था कि कैसे शब्द? योग रूढ़ प्रकृति के शब्द। कैसे? योग रूढ़ प्रकृति के शब्द। दूसरा, ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द मिलता हो, ठीक है। और तीसरा, सा उपसर्ग से बने हुए शब्द। कैसे? सा उपसर्ग से बने हुए शब्द। ये तीनों किसके अंतर्गत जाएंगे? बहुब्रीहि समास के। तो इतने से आप जो पेपर में आपके उदाहरण आएंगे उनको आप लोग आसानी से उत्तर दे पाएंगे बहुब्रीहि समास के, ठीक है मित्रों। तो यहां पे इसको रोक करके हम लोग अपने एक समास के अन्य प्रकार पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हमारा क्या होता है? तो इसको देखते हैं मित्रों। पहला नाम इसका क्या है? अव्ययी भाव, ठीक है ना। तो पहले तो इसकी परिभाषा पे ही हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो हमारी पूछी जाती है। तो जब हम लोग किताबों में देखते हैं तो इसकी हम लोगों ने शुरुआत में भी चर्चा की थी कि प्रधानता के आधार पे समास का विभाजन कितने प्रकार से? 4 प्रकार से किया गया था। और उसमें प्रधानता के आधार पे हम लोगों ने किस किस आधार पे विभाजित किया था कि ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो या पहला पद प्रधान हो, एक प्रकार वो था। दूसरा प्रकार हमारा था ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो। तीसरा समास हमारा था जिसका दोनों ही पद प्रधान हो। और अंतिम समास प्रधानता के आधार पे हमारा था जिसके कोई भी पद प्रधान ना हो या कोई अन्य पद प्रधान हो। तो इस प्रकार से प्रधानता के आधार पे 4 प्रकार से हमने समासों का वर्गीकरण किया था। तो अव्ययी भाव समास की जब हम लोग परिभाषा करते हैं तो उसकी परिभाषा हमारी क्या कहती है मित्रों? उसकी परिभाषा कहती है जिस समास का पूर्व पद अथवा पहला पद प्रधान हो। तो ये तो होगा इसकी परिभाषा। पहला पद प्रधान हो वो क्या कहलाता है हमारा मित्रों? अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग कहते हैं कि अव्ययी भाव समास का पहला पद जो होता है, पहला पद अव्यय अथवा
उपसर्ग होता है, अव्यय अथवा उपसर्ग होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप देखिए इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है, अव्ययी भाव समास। यानी पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा या फिर क्या होगा, उपसर्ग होगा। पहला पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा तो वो समास हमारा कौन सा कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। तो अब मित्रों महत्वपूर्ण है हमारे सामने कि हमारे सामने आ गया पहला पद अव्यय हो तो हम ये जाने कि अव्यय क्या होते हैं। ठीक है ना, अव्यय क्या होते हैं। तो अभी आपके सामने चर्चाएं नहीं हुई है, तो हम जब आपको क्या कहते हैं शब्द के भेदों की बात करेंगे तब वहां पे आपको बताएंगे। विकारी और अविकारी शब्दों की चर्चा हम करेंगे शब्द के अंतर्गत ही। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो अविकारी शब्द होते हैं मूलतः उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, अव्यय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अव्यय के नाम से जानते हैं। यानी इसकी परिभाषा हम लोग अगर देखना चाहें तो क्या होगा, इसको हम लोग जानते हैं कि ऐसे शब्द जिनमें क्या होता है, लिंग वचन और कारक के आधार पे अव्यय की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक और एक चीज और जान ले, काल, यानी इन चार के आधार पे। ठीक है ना, लिंग वचन कारक और काल के आधार पे परिवर्तन संभव ना हो वो शब्द हमारे कौन से कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। वो शब्द हमारे कौन से कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अव्यय के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, तो इन्हीं को हम लोग, हाँ एक इसी को हम लोग जान लें कि इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं, अविकारी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जब मैं शब्दों की चर्चा करूंगा, जब आपको शब्द रचना का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसके अंतर्गत इसका विस्तृत अध्ययन हम लोग करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से इनका निर्माण या किस प्रकार से इनका विभाजन किया जाता है। अभी हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि जान ले कि अव्ययी भाव समास में अव्यय होते क्या क्या है। ठीक है, ताकि हम इनको आसानी से पहचान सके, समास के संदर्भ में हम इसको पहचान सके। तो ये क्या हो गया, अभी हमने आपको बताया कि क्या होते हैं, अव्यय ऐसे अविकारी शब्द होते हैं, मतलब जिनमें लिंग वचन और काल के आधार पर परिवर्तन संभव नहीं होता है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि ये अविकारी का विभाजन कितने प्रकार से, तो इसके अंतर्गत अविकारी के अंतर्गत चार प्रकार के हमारे शब्दों के भेद आते हैं। वो भेद कौन कौन से हमारे, तो वो होते हैं हमारे मित्रों, एक होता है क्रिया विशेषण, एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंधवाचक, दूसरा होता है संबंधवाचक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक। कौन सा होता है मित्रों, समुच्चय बोधक, और अंतिम होता है विस्मयादि बोधक। कैसा, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये समास हमारा क्या कहता है कि इनके पहले पद पे या पहला पद जो होगा उसमें हमारा क्या आएगा, ये इनमें से कोई अव्यय आएगा। ठीक है ना मित्रों, ये हिंदी में, अंग्रेजी में इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रिया विशेषण जो हमारा होता है ये होता है एडवर्ब। संबंधवाचक जो है वो हमारा कहलाता है प्रीपोजिशन। समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वो कहलाते हैं कंजंक्शन, और विस्मयादि बोधक शब्द हमारे कहलाते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है ना, तो थोड़ा समझने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। आप देख लेंगे इसको कि एडवर्ब क्या हमारे, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंधवाचक, कंजंक्शन समुच्चय बोधक, और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो पहले पद पे क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, तो उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं मित्रों, वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, और उससे उनके अर्थ में क्या होती है, एक नवीनता आ जाती है, एक नयापन आ जाता है। तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए, मैंने बोल दी है।
आप लोग इसको लिख लें, उपसर्ग क्या होते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, उपसर्ग शब्द नहीं होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उपसर्ग शब्द ना होकर के क्या होते हैं, उस शब्द का अंश होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। उपसर्ग में चाहे तो लिख लीजिए, उपसर्ग क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं जो कहां जोड़े जाते हैं, शब्द के या मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं। और इनके प्रयोग से क्या आती है, शब्द में क्या आती है, एक नवीनता आ जाती है, एक नयापन आ जाता है, या उसका अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा उपसर्ग कहलाता है। तो अव्ययी भाव समास में दो चीजें क्लियर हो गई कि इनका, अब आपको क्लियर है कि यह क्या होगा, उपसर्ग होगा या अव्यय आएगा। तो ऐसा समास हमारा कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके उदाहरणों पे हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ अव्ययी भाव समास के उदाहरण। तो उपसर्गों के आधार पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखते हैं उपसर्ग में कौन कौन से उपसर्ग आ सकते हैं हमारे। जैसे आजीवन, आजीवन। अब देखिए यहां पे जीवन, ठीक है, हमारा मूल शब्द था, उसके पहले आ उपसर्ग लग गया। ये आ क्या है, हमारा एक उपसर्ग है। तो इसने इस जीवन के अर्थ में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। यानी आजीवन का मतलब क्या हो गया, जब तक जीवन है, जब तक है जीवन, यानी जब तक है जीवन, ठीक है। तो इस शब्द में देखिए क्या आ गई, एक नवीनता आ गई, ठीक है। उसका अर्थ थोड़ा सा जो है वो क्या हो गया, बदल गया। तो और पहला पद क्या हो गया इसका, चूंकि पहला पद ये क्या बन गया, आ उपसर्ग बन गया। क्योंकि क्या है, देखिए इसमें किसी भी प्रकार से लिंग वचन कारक पे परिवर्तन संभव नहीं है। आ में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये आपका कैसा शब्द हो गया, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ गया। इसी तरह आप एक शब्द ले सकते हैं, आमरण, आमरण, ठीक है। यहां उपसर्ग क्या, आ, ठीक है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है। जैसे यथासंभव, ठीक है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या, इत्यादि, इत्यादि। और इसका एग्जांपल हो सकता है प्रत्येक, प्रत्येक, ठीक है ना। अब अगर देखिए, अब यहां पे अगर आपसे पूछता है कि इन दोनों समास में, अब देखिए ये देखिए कितने तरीके से हम समास कर रहे हैं। तो ये समास का एक क्वेश्चन बना। अब यहीं से हम लोग इसको चूंकि संधि में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपसे उपसर्ग में भी पूछ सकता है, उपसर्ग और प्रत्यय में आपसे, और पूछता ही है सामान्यतः कि ये जो हमारा दिया हुआ शब्द है, इस शब्द में हमारा उपसर्ग क्या है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये शब्द किसमें टूट जाता है मित्रों, यण संधि का ये शब्द है, इति धन आदि में टूटता है। और ये प्रतिधन एक में टूटेगा। तो ये शब्द हमारा देखिए यहां पे उपसर्ग के रूप में क्या मिलेगा, एक इति, और इसका उपसर्ग के रूप में प्रति, ठीक है। तो देखिए इत्यादि, प्रत्येक, ठीक है। इसी प्रकार अत्रैव, ठीक है, संस्कृत का एक शब्द है, यहां पे क्या देखे मिला, एव, ठीक है ना, एव, अत्रैव। इसी प्रकार कुछ शब्द संस्कृत के होते हैं, जैसे अत्रैव, कुत्रैव, तत्रैव, ठीक है। ये सारे शब्द आपके किसके अंतर्गत जाएंगे, ये सारे शब्द आपके किसके अंतर्गत जाएंगे मित्रों, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। किसके अंतर्गत जाएंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाएंगे। क्लियर है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो ये हमने चर्चा आपकी किसकी की, उपसर्गों के आधार पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे अव्ययी भाव समास के, ठीक है। अव्ययी भाव समास के हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स पे चर्चा की। एक महत्वपूर्ण मित्रों और रह गया है, एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग और बात करते हैं। वो बिंदु हमारा क्या है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, वो बिंदु हमारा क्या था, वो बिंदु नोट के रूप में आप लोग लिख लीजिए। एक पॉइंट आपका और अच्छा है इससे संबंधित,
ये पेपरों में आपसे बहुत पूछा जाता है, और वो क्या है कि आवृत्ति वाले शब्द, आवृत्ति वाले शब्द, ठीक है ना। अब इस शब्दों के अंतर्गत आपका कौन सा आएगा, तो उसको आप लोग देख लीजिए। इन शब्दों के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे उपसर्गों की या फिर संज्ञा शब्दों की। किसकी? संज्ञा शब्दों की। यानी ऐसा कोई शब्द, कैसा? ऐसा कोई संज्ञा शब्द या ऐसा कोई उपसर्ग, ऐसा कोई उपसर्ग जिसकी आवृत्ति हो रही होगी। आवृत्ति हो रही होगी, आवृत्ति का मतलब यहां पे क्या हुआ कि एक ही शब्द क्या है, एक से अधिक बार अगर आ रहा हो, ठीक है ना, एक ही शब्द एक से अधिक बार आ रहा हो, वो शब्द कैसा हो? संज्ञा हो या फिर, संज्ञा हो या फिर उपसर्ग हो, संज्ञा हो या फिर उपसर्ग हो। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे उसमें कौन सा समास होगा हमारा मित्रों? उसमें हमारा अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। इसके उदाहरण आजकल पेपरों में कई पूछे जा रहे हैं। देखिए, जैसे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो यहां देखिए शब्द की आवृत्ति हुई, ये शब्द की आवृत्ति हुई, ठीक है। तो इस कारण यहां पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मित्रों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम लोग देखते हैं दिनों दिन, दिनों दिन या रातों रात, रातों रात, ठीक है ना, रातों रात। तो इस प्रकार के जो हमारे शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से हमारे सामने कितने तथ्य है? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हमारे सामने तथ्य है कि अव्ययी भाव समास हमारा क्या होगा कि पहले तो इसकी परिभाषा हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या इसकी परिभाषा मैंने बताई थी। तो इसकी परिभाषा बताई थी कि जिस समास का क्या हो, पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो या पहला पद क्या हो? अव्यय हो, अव्यय हो, तो वह समास हमारा कौन सा कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहता है। दूसरा हमारी पहचान इसकी क्या थी कि प्रायः उपसर्गों से जो बने हुए शब्द होते हैं, उपसर्गों की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, उपसर्गों की हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो उपसर्गों से बने हुए शब्द होते हैं प्रायः वो किसके अंतर्गत जाते हैं? वो हमारे किसके अंतर्गत जाते हैं? आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाते हैं। और तीसरा हम लोगों ने यहां पे एक महत्वपूर्ण चर्चा की कि आवृत्ति वाले शब्द, यानी जहां एक ही शब्द की क्या हो रही होगी? आवृत्ति हो रही होगी, यानी एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा होगा, और वो कैसा होगा? या तो उपसर्ग हो या फिर संज्ञा शब्द हो, संज्ञा शब्द हो। तो इस प्रकार के शब्दों में भी आपका कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है मित्रों? अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रकार से हमारे इस समास की भी चर्चा पूर्ण हुई। अब हम लोग अपने अंतिम समास की ओर बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास की। बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपरों में बहुत पूछा जाता है और काफी बड़ा है क्योंकि इसके भेद होते हैं, ठीक है ना। इसके कई भेद हैं और उन भेदों के भी उपभेद हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के चलते हैं, देखते हैं कितना हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और पेपर में जहां तक पूछा जाता है वहां तक मैं आपको बताने का प्रयास इसके अंतर्गत करूंगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा से ही हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो। मैं आपसे फिर से बार बार ये निवेदन कर रहा हूं कि मैं जो परिभाषा लिखवा रहा हूं इस परिभाषा को आप लोग जरूर याद कर लें।
ऐसा ना हो कि आप लोग उसके प्रैक्टिस करते रहे, एग्जाम्पल देखते रहे और चीजों को करते रहे और छोटी सी चीज पेपर में परिभाषा पूछ दें और आप लोग उसमें गलत कर दें। 4 लाइन की 4 परिभाषा है, बस वही आपको याद करनी है, ठीक है ना। जिसका उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद का मतलब क्या हुआ, यहां पे आप लोग लिख सकते हैं दूसरा पद या बाद वाला पद। कैसा पद, दूसरा पद या बाद वाला पद। तो ऐसा समास हमारा कौन सा कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। ये तो हो गई भाई इसकी क्या परिभाषा जो पेपरों में पूछी जाएगी। अब परिभाषा से हम इसको पहचान तो सकते नहीं है, तो पहचानेंगे हम लोग कैसे। पहचानने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम लोग लगातार पीछे भी देखते आ रहे हैं। हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जिनके द्वारा हम लोग क्या कर पा रहे हैं, समासों को पहचान पा रहे हैं। तो एक तरीका तो ये बच्चों बड़ा साधारण हो जाता है कि 5 जैसे हम लोगों ने समासों पर चर्चा कर ली है और 5 की पहचान हमारे पास है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि ये करते हैं कि जैसे कोई एग्जाम्पल आपका आया, अब उसमें पहचानना आपको कौन सा समास है, तो हम बोल देते हैं सामान्यतः। ऐसा नहीं कि मैं आपको ये पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन एक सामान्य रूप से हम कहते हैं कि जब हमारे पास 5 पहचाने हैं, देखिए हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार। देखिए जैसे हमने आपको पढ़ाया, सबसे पहले हमने पढ़ाया आपको द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में हमने आपको क्या बताया कि द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया कि जिसमें क्या होगा, बीच में या तो योजक चिन्ह मिलेगा, बीच में या तो योजक चिन्ह मिलेगा, तो वहां पे अधिकांशतः आपका कैसा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। या फिर हमने बताया कि दोनों समासिक पदों का जब विग्रह करेंगे तो उसके बीच में और या अथवा ये आपको शब्द मिलना चाहिए। तो अगर ये शब्द मिलता है तो वहां पे आपका कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। दूसरा हमने आपको पढ़ाया द्विगु। तो द्विगु के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि क्या हो, संख्यावाचक हो, यानी पहला पद कैसा हो, संख्यावाचक विशेषण हो। और उसके साथ मैंने एक चीज आपकी क्या लगा दी थी कि उसका अर्थ कैसा मिले, सामान्य अर्थ। यदि सामान्य अर्थ मिलेगा तो वहां पे समास आपका द्विगु हो जाएगा। और यदि पहला पद संख्यावाचक विशेषण है और उसका अर्थ विशेष मिल रहा है तो वो किसका अर्थ हो जाएगा, उदाहरण वो बहुब्रीहि समास का हो जाएगा, ठीक है ना मित्रों। इसी प्रकार तीसरा हमने बताया था आपको कर्मधारय समास। तो पहला पद क्या हो, विशेषण हो लेकिन संख्यावाची विशेषण ना हो। पहला पद विशेषण हो या उपमान या उपमेय की कोटि का हो और दूसरा पद विशेष्य हो, यानी एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य हो, या एक पद उपमेय या एक पद उपमान का हो। और फिर दूसरी कंडीशन क्या चेक करनी थी कि सामान्य अर्थ दे रहा हो। कैसा अर्थ दे रहा हो, सामान्य अर्थ दे रहा हो। तो उस कंडीशन में हमारा कौन सा दिए गए शब्द में कौन सा हमारा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। और यदि वो विशेष अर्थ दे रहा होगा तो दिया गया शब्द किसके अंतर्गत जाएगा, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, ठीक है। तो देखिए 3 हो गए। चौथे पे हमने कहा था बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि देखिए हमने बता दिया कि कर्मधारय और द्विगु समास के वो उदाहरण जो विशेष अर्थ दे रहे होंगे वो किसके अंतर्गत जाएंगे, बहुब्रीहि के अंतर्गत जाएंगे। और उसके बाद हमने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे जिसमें हमने क्या बताया कि योग रूढ़ प्रकृति के जो शब्द होंगे, योग रूढ़ प्रकृति के शब्द होंगे वो किसके अंतर्गत जाएंगे, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाएंगे। और सा उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे, कैसे, सा उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द होंगे वो आपके किसके अंतर्गत जाएंगे, वो आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत जाएंगे। और तीसरा इसका बिंदु हमने बताया था कि ऐसे शब्द जिनका हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई पर्यायवाची प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे शब्द जिनका हमें कोई ना कोई पर्यायवाची प्राप्त हो रहा होगा वो भी हमारे किसके अंतर्गत जाएंगे, वो हमारे बहुब्रीहि के अंतर्गत जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने अपने 5वें समास में चर्चा की थी अव्ययी भाव। तो देखिए अगर आपको पता है तो 5-10 मिनट में आप कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए सारे हमने यहाँ पे 1 मिनट में खड़े होके रिवीजन कंप्लीट अपना कर लिया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जैसे बताया अव्ययी भाव, तो उसका पहला पद क्या होगा भाई, अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। और एक छोटा सा हमने जान लिया कि अव्यय भी क्या होते हैं, उपसर्ग भी क्या होते हैं, तो इसकी भी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो अव्ययी भाव समास में क्या होगा, पहले पद पे अव्यय मिलेगा या उपसर्गों से प्रारंभ होगा, तो वो समास हमारा कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो मित्रों जब आपके सामने पेपर में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया तो आप ये 5 पहचान चेक कर लीजिए। अगर ये पहचान आपकी कोई मिल रही है तो उस दिए गए उदाहरण में क्या होगा, आपका वो दिया हुआ समास हो जाएगा। और यदि नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है आपका बचा हुआ समास कौन सा होगा, ये तत्पुरुष समास होगा। उस एग्जाम्पल में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है।
तो एक तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, जब आप क्या करोगे, जब आप 100, 200, 250, 300 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से देख पाओगे कि आप क्या करते हो, पहचानों को तुरंत रख करके बमुश्किल से 15-20 सेकंड में आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो देखिए होता क्या है तत्पुरुष समास में, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है तत्पुरुष समास का, वो ये कहता है कि तत्पुरुष समास में सामासिक पदों के मध्य कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, यह महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है ना, तत्पुरुष समास में, यानी जब हम क्या करते हैं, हम लोग समास कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, समास में हम क्या कर रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्द या पदों के मिलने की प्रक्रिया हमारी क्या है, समास है। हम लोग ये लगातार पढ़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, कोई सामासिक पद है उसका विग्रह करते हैं। क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। तो उन पदों के मध्य में हमें क्या मिलता है, कारक चिन्ह, कारक चिन्हों का प्रयोग, यानी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो वो समास हमारा कैसा कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। कैसा कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो तत्पुरुष समास ये भी आवश्यक है मित्रों कि आप कारक चिन्हों को जाने। तो कारक चिन्हों के आधार पर ही इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, एक पॉइंट लिख लीजिए कि कारक अथवा विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास छह प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, छह प्रकार का होता है। ठीक है ना, छह प्रकार का होता है। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि हिंदी में तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा बिना किसी डाउट के आप, क्योंकि कारक विभक्ति चिन्ह जो होती है वो हमारी कितने प्रकार की होती है, कारक विभक्ति चिन्ह जो होती है वो हमारी 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब हम कारकों की चर्चा करेंगे तब वहां पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कारक जो होते हैं वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन समास की जब हम बात करेंगे तो यहां पे कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पे जो हमारा समास होता है वो कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है, जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। और तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्हों के आधार पे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, और वो भेद कौन कौन से होते हैं, आइए उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। उन भेदों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा होता है कर्म कारक तत्पुरुष समास। कर्म कारक तत्पुरुष समास। देखिए कारकों में हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं, आप लोग भी इसको जानते हो कि कारक के प्रकार 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो कर्ता और संबोधन को छोड़ करके, ठीक है, यानी तत्पुरुष समास की जब हम बात करेंगे तो कर्म कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक, ठीक है, कर्म कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक के जो प्रकार होते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जब हम कर्म कारक तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो इसका चिन्ह हमारा क्या होता है, इसका चिन्ह होता है को, ठीक है, इसका चिन्ह होता है को, चिन्ह होता है। तो यानी क्या होगा कि यहां पे जो हमारा सामासिक पद होगा, समस्त पद होगा, जब हम उसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो उन पदों के बीच में हमें कौन सा चिन्ह मिलेगा, को का चिन्ह प्राप्त होगा। यदि क्या करेंगे हम लोग, सामासिक पद का विच्छेद करने पर यदि उसके मध्य में हमें को चिन्ह प्राप्त होता है तो इस प्रकार से वो हमारा तत्पुरुष समास का कौन सा भेद हो जाएगा,
तत्पुरुष समास का कर्म कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत वो शब्द आ जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। जैसे गगनचुंबी, ठीक है ना, गगनचुंबी। अब इसको देखें क्या बनाएंगे, गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे एक शब्द क्या है, पहला शब्द आपका है गगन और दूसरा शब्द है चुंबी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे गगन और चूमने वाली, चुंबी मतलब चूमने वाली के बीच में हमें क्या मिला, ये को मिला, ठीक है ना, को ये चिन्ह मिला। तो इस प्रकार से इस शब्द में दिए गए सामासिक पद में कौन सा समास हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कर्म कारक तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, कर्म कारक तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे पाकिट मार, ठीक है, पाकिट मार। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो इसका विग्रह जब हम लोग करेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं, पाकिट को मारने वाला, ठीक है, पॉकेट को मारने वाला, ठीक है ना, पॉकेट को मारने वाला। तो देखिए यहां बीच में क्या शब्द मिला, को, क्या शब्द मिला, को। तो यहां पे भी हमारा कौन सा समास हो गया, कर्म कारक तत्पुरुष समास हो गया। इस प्रकार से आपको जब अभ्यास करोगे तो हम अभ्यास में बहुत से और भी अन्य एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो मोटी मोटी बात क्या है जो हम लोगों को देखना था कि यहां पे क्या होगा कि इसके बीच में हमारा क्या होगा, को चिन्ह का प्रयोग होगा, यानी समासिक पदों के मध्य में किसका प्रयोग होगा, को चिन्ह का प्रयोग होगा। तो उस प्रकार से हमारा जो शब्द होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, कर्म कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, कर्म कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसी का जो प्रकार है, इसका प्रकार है वो होता है करण कारक तत्पुरुष समास। करण कारक तत्पुरुष समास, ठीक है। तो करण कारक तत्पुरुष समास हमारा क्या कहता है मित्रों, करण कारक तत्पुरुष समास, यानी अगर हम कारक की बात करें तो जो करण कारक होता है उसका चिन्ह हमारा होता है से अथवा के द्वारा, ठीक है। तो यानी हमारा यहां पे जो सामासिक पद होगा उसका विग्रह करने पे हमें उन पदों के बीच में क्या, या तो से का शब्द मिल रहा होगा या के द्वारा का शब्द प्राप्त हो रहा होगा, या के द्वारा का शब्द प्राप्त हो रहा होगा। तो इस प्रकार का हमारा जो समास होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, करण कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा मित्रों, करण कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे हस्तलिखित, ठीक है, हस्तलिखित, जैसे तुलसीकृत, ठीक है ना, तुलसीकृत, जैसे जन्मांध, ठीक है ना, जन्मांध, जैसे नेत्रहीन, जैसे नेत्रहीन, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेगा, हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखित, ठीक है। तो यहां देखिए क्या आया, शब्द मिला, से मिला, बीच में हमें
शब्द से मिला, ठीक है। तुलसीकृत, तुलसीकृत में हम क्या बोलेंगे, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है ना। तो यहां देखिए बीच में क्या शब्द मिला, के द्वारा। इसी प्रकार यहां पे हम लोग करेंगे तो बनेगा जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, यहां बीच में शब्द मिला से, और नेत्रहीन, इसमें मिला नेत्र से हीन, ठीक है ना, नेत्र से हीन। तो यहां देखिए शब्द हमें से, के द्वारा और से, ये शब्द दोनों पदों के बीच में मिल रहा है। इस प्रकार ये इस तरीके के जो उदाहरण हमारे होंगे उसमें कौन सा समास हो जाएगा हमारा, उसमें हमारा हो जाएगा करण कारक तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा, करण कारक तत्पुरुष समास। आइए इसके अन्य प्रकारों पर चर्चा हम लोग करते हैं। इसका तीसरा प्रकार होता है संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, ठीक है, संप्रदान कारक। तो इसका चिन्ह हमारा होता है मित्रों के लिए, के लिए, ठीक है ना। यानी सामासिक पद का विग्रह करते समय उसके बीच में हमें क्या मिलेगा, ये के लिए का अगर चिन्ह किसी दिए गए उदाहरण में हमें प्राप्त होता है तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, वह उदाहरण हमारा तत्पुरुष समास के संप्रदान कारक के अंतर्गत आ जाएगा। आइए उदाहरण से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हवन सामग्री, जैसे रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, जैसे गौशाला, गौशाला, जैसे हम लोग देखें पूजा घर आदि, ठीक है ना, आदि। अब देखिए यहां पे हमने क्या लिया, हवन सामग्री। तो देखिए अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे मिलेगा, हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए जो है वो सामग्री जो है वो क्या कहलाती है हमारी, हवन सामग्री। तो देखिए यहां पे चिन्ह हमें क्या मिला, बीच में के लिए चिन्ह प्राप्त हुआ। इसी प्रकार यहां पे देखिए रसोई के लिए घर, यहां पे गौशाला में गाय के लिए शाला, ठीक है। और पूजा घर में अगर हम बात करें तो क्या होगा, पूजा के लिए घर, पूजा के लिए घर। तो इस प्रकार से यहां पे कौन सा समास हो जाएगा, यहां पे देखिए ये चिन्ह के लिए चिन्ह मिलने के कारण ये दिए गए जितने भी उदाहरण है हमारे सारे उदाहरणों में हमारा कौन सा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक। इसके एक अन्य प्रकार पे हम लोग चर्चा करते हैं। इसका एक हमारा अन्य प्रकार है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान का भी चिन्ह यानी जो होता है समासिक पदों के मध्य में हमारा प्रयोग होगा, वो होगा मित्रों से, ठीक है, से, ठीक है ना।
तो अब यहां पे देखिए एक दिक्कत आती है, जैसे हम लोगों ने देखे पीछे पढ़ा था कि ये हम लोगों ने अपना करण कारक तत्पुरुष समास पढ़ा था, तो यहां भी हमें देखिए चिन्ह के रूप में क्या मिल रहा था, से मिल रहा था, ठीक है ना, यहां हमें से मिल रहा था। और अभी हम चर्चा कर रहे हैं अपनी अपादान कारक की, तो यहां भी हमें से मिल रहा है। तो अब हमारे सामने समस्या ये आ जाती है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि किस समास में हमारा कर्म कारक करण कारक है या किस समास में हमारा अपादान कारक तत्पुरुष समास है। तो यहां पे एक चीज मित्रों ध्यान रखिएगा कि दोनों में ही से आएगा, लेकिन अगर से का भाव यहां पे क्या हो, अगर अलग होने का भाव हो, दिए गए शब्द में अलग होने का भाव हो अथवा तुलना का भाव हो, ठीक है ना, तुलना का भाव हो, यानी आप समझ पा रहे हैं कि कोई चीज है, जैसे समासिक पद है तो एक पद है और दूसरा पद है, ठीक है ना, तो जब हम उसको क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, तो बीच में अगर से का चिन्ह आ रहा होगा और वो क्या कर रहा होगा, अलग होने के भाव को प्रदर्शित कर रहा होगा, यानी जो पद होगा वो वस्तु होगी या कुछ भी जो उसमें प्रयोग हो रहा होगा वो यदि दूर जाने के भाव को प्रदर्शित कर रहा होगा, तो इस प्रकार के मतलब उदाहरणों में हमारा अपादान कारक तत्पुरुष समास होगा। और यदि से का चिन्ह आ रहा है और वस्तु वहां पे क्या है, आपके साथ है, अगर ऐसा भाव वहां पे प्रदर्शित होगा तो इस प्रकार के उदाहरणों में आपका कौन सा होगा, करण कारक तत्पुरुष समास होगा, करण कारक। तो याद रखिएगा कि अगर साथ का भाव होगा तो वहां पे कौन सा, करण कारक तत्पुरुष समास, और अलग होने का भाव यदि होगा तो वहां पे कौन सा समास हमारा, अपादान कारक तत्पुरुष समास, अपादान कारक तत्पुरुष समास। आइए इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे अलग होने के भाव में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे इसके एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, देश निकाला, देश निकाला। अब देखिए यहां पे अगर हम इसको बनाएंगे तो अगर इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे देश से निकाला, ठीक है ना। अब देखिए ये भाव क्या हो रहा है, देश से ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, अलग हो रहा है, यानी अलग होने का भाव यहां पे मिल रहा है और यहां पे बीच में से का चिन्ह आ रहा है और ये भाव किसका दे रहा है, अलग होने का भाव दे रहा है, अलग होने का भाव दे रहा है, अलग होने का भाव दे रहा है। तो इस कारण यहां पे कौन सा समास हो जाएगा हमारा, यहां पे अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है, अपादान कारक। जैसे हमने यहां पे एक शब्द लिखा आपका ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, तो ये क्या बना, ये शब्द बना आपका ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त का मतलब क्या हुआ कि मुक्त का मतलब हुआ वो उससे हट गया, दूर चला गया, ठीक है ना, ऋण से वो क्या हुआ, दूर चला गया। तो इस कारण यहां पे क्या हो जाएगा, इससे के कारण यहां पे कैसा भाव आया, अलग होने का भाव आया, अलग होने का भाव आया। तो यहां पे कौन सा समास हो जाएगा आपका, यहां पे अपादान कारक हो जाएगा, अपादान कारक तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका कुछ एग्जांपल और होंगे, जैसे धनहीन, धनहीन, ठीक है, जैसे रोगमुक्त, रोगमुक्त आदि, ठीक है, आदि, ये सब भी किसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके, अपादान कारक के एग्जांपल हो जाएंगे, जहां पे क्या होगा, दोनों पदों के मध्य में कौन सा, से चिन्ह का प्रयोग हो रहा होगा, से चिन्ह का प्रयोग हो रहा होगा। और क्या हो रहा होगा मित्रों, से चिन्ह के प्रयोग के साथ वहां पे अलग होने का भाव आपको प्राप्त हो रहा होगा, अलग होने का भाव आपको प्राप्त हो रहा होगा। तो इसके बाद हमारे इसके दो और भेद बचे हुए हैं। प्रयास तो हमारा था कि आज की चर्चा में हम इसको पूर्ण कर लें, परंतु कुछ चीजें हमारी बाकी हैं और इसके कुछ उपभेद भी हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास के जो पेपरों में पूछे जाते रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग लुप्त पद तत्पुरुष समास
और नन सत्पुरुष समास की चर्चा करेंगे। तो उसको आज वो पूर्ण हो पाना संभव नहीं है, तो अपनी अगली क्लास में हम लोग उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे।